नॉर्मल ईयर, लीप ईयर। नॉर्मल ईयर क्या होता है? 365 डेज। जब आपके नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं और अगर वीक की बात करें तो 52 वीक्स प्लस 1 डे, और इसमें कितना होता है? 366 डेज, 52 वीक प्लस 2 डेज। सेंचुरी ईयर में आपके 100 ईयर्स होते हैं। ये आपको पता है कि 100 साल का जो आंकड़ा होता है ये आपका शताब्दी वर्ष कहलाता है। अब जैसे आपका ये नॉर्मल ईयर है उसमें 365 डेज हो रहे हैं, वीक आपको पता चला, वैसे ही लीप ईयर में है आपका। इसी तरह से आपका नॉर्मल और लीप सेंचुरी ईयर में भी होता है। अब बात आती है हम पता कैसे करेंगे कि कोई ईयर पर्टिकुलर आपका लीप ईयर है या नहीं है और सेंचुरी लीप ईयर है या नहीं है, बस पता करने की बात है। जैसे ये लिखा हुआ है आपका, ये 2 ईयर्स आपके लिखे हैं। अब इसमें आपको पता करना है कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर। तो जो आपको लीप ईयर 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। जो आपको लीप ईयर में पता करना होता है, तो लास्ट में 2 जो डिजिट होती है हम उसको 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो आपका लीप ईयर है। और सेंचुरी ईयर जब हमें पता करना होता है, कोई भी सेंचुरी ईयर क्या हो, चाहे नॉर्मल हो चाहे लीप ईयर वाला हो, उसमें 00 लास्ट में आपको जरूर दिखाई देगा, ये आप देखेंगे। और उसको 400, जैसे आपने इसको 4 से डिवाइड किया है वैसे ही आप उसको 400 से डिवाइड करके पता करेंगे कि वो सेंचुरी लीप ईयर है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको 400 दे दिया, 1600 दे दिया, 1900 दे दिया, ये 3 ईयर आपको दिए गए। अब आपको पता करना है इसमें कौन सा लीप सेंचुरी ईयर है, तो आप इसको 400 से डिवाइड कर देंगे, जो परफेक्टली डिवाइड हो जाए जिसमें शेषफल आपका ना बचे वो आपका है लीप सेंचुरी ईयर। अब यहाँ पे आप 400 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, ये दोनों लीप सेंचुरी ईयर हैं। इस तरह से आप ईयर देख के पहले पता लगा सकते हैं कौन सा नॉर्मल ईयर है, कौन सा सेंचुरी ईयर है, आपने पता लगा लिया। इस तरह से पहला काम आपका ये है कि आप पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कुछ दिया हुआ है तो कौन सा है कौन सा नहीं, उसमें कौन सा लीप ईयर है कौन सा नॉर्मल ईयर है। ये आपको एक क्लियर हो गया कि पता लगाने वाला है कौन सा ईयर क्या है क्या नहीं है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कैलेंडर में जैसे शताब्दी वर्ष है, आपका शताब्दी वर्ष आपको दिया है, कितने साल बाद वो रिपीट करता है। एक क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाता है, तो हर 400 साल में आपका जो डे निकलेगा, जैसे संडे मंडे में कोई परफेक्ट डे है वो आपका वही रहेगा। जैसे सेंचुरी ईयर हमने कोई एग्जांपल ले लिया, ये ले लिया मान लीजिए। अब इसमें 400 साल पहले और 400 साल बाद जब भी ये टाइम आएगा, जैसे मान लीजिए कि इस दिन पे आपका मंडे है, अब इसमें 400 आप माइनस करिए तो आपका निकलेगा 1225 अक्टूबर
2000। उस दिन क्या होगा 25 अक्टूबर को बर्थडे ही रहेगा। ठीक है, यानी आपकी जो सेंचुरी होती है हर 400 साल पे एकदम रिपीट होती है। तो डे उस दिन रहेगा परफेक्ट। आप जब 400 प्लस या माइनस करके देखेंगे जो ईयर आएगा जो डे होगा उस दिन भी वही डे निकल के आएगा। ठीक है, 1600 बाद या तो नहीं होगा, तभी होगा। जैसे आपका ये सेंचुरी है ना, सेंचुरी परफेक्ट बात कर रहा है कि सेंचुरी रिपीट होने का। जैसे आपका ये मान लो ये 1627 हमने कर दिया, मान लो ये कर दिया 1627। अब इसमें आप 400 माइनस करके देख लीजिए। जैसे 1627 को कह रहा है, अब इसमें आप जब 400 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1227। यानी इस डे पे भी जो दिन होगा, बात हो रही है सेंचुरी रिपीट होने की, ईयर से कोई मतलब नहीं। जरूरी नहीं है कि ये ईयर जो दिया है ये आपका सेंचुरी में आ रहा है या नहीं आ रहा। नॉर्मल है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बस क्वेश्चन ये है कि आपका शताब्दी कब रिपीट होता है। आपको पता है कि शताब्दी तभी होता है जब 400 से डिवाइड हो जाए। इसीलिए वो क्वेश्चन है आपका कि जब 400 के डिफरेंस में जो ईयर आएगा उस दिन डे सेम। ठीक है, उसके बाद एक चीज नोट कर लीजिए कि हर 100 साल में आपके कितने लीप ईयर होते हैं और कितने नॉर्मल ईयर होते हैं। तो 100 ईयर का आपका कलेक्शन है होगा, उसमें कितने लीप ईयर हो रहे हैं कितने नॉर्मल हो रहे हैं। आदमी जो है क्या कोई भी पर्टिकुलर हम 100 साल की बात कर रहे हैं, नहीं एक साल में नहीं 100 साल में आपके 24 लीप ईयर होते हैं और 76 क्या होते हैं नॉर्मल ईयर। ये आपको लर्न करके रखना है कि आपके 100 सालों में 24 लीप ईयर है और 76 नॉर्मल ईयर। यानी ये 100 साल के बीच में आपके पास जितने भी साल आ रहे हैं उसमें से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके 24 क्या हो गए लीप ईयर हो गए, 76 हो गए नॉर्मल ईयर। अब इसी तरह से अगर जो है मान लीजिए कि हम कर रहे 400 का आंकड़ा ले लिया, हमने 400 की बात कर ली। मान लो कि इस तरह से जैसे ये 100 साल का हो गया, 400 साल की बात लेते हैं। अब सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि लीप ईयर का आंकड़ा हम देख रहे हैं इसमें। तो हमारा 100 सालों में मैंने आपको बताया कि 24 लीप ईयर होते हैं, तो यहाँ पे ये 24 हो जाएगा आपका और इस डेटा में भी आपका 24 हो जाएगा और यहाँ पे भी 24 लीप ईयर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 25 लीप ईयर होंगे। 25 इसलिए होंगे क्योंकि ये जो 400 साल वाला साल है, जब इसमें हम जो है 400 को डिवाइड करेंगे तो एक लीप ईयर हमारा और मिल जाएगा जो लास्ट वाला है, इसलिए 24 से क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी पर्टिकुलर अगर हम 400 सालों में अगर लीप ईयर अपना काउंट करें तो कितने आएंगे 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 25 कितना हो रहा है 97। 97 97 97
हाँ हाँ ये आपका डेटा है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है कि 100 साल में 29 तारीख कितनी बार, 100 सालों में 29 तारीख आपकी कितने बार आ रही है, एनालाइज करिए। तो आएगी पहले क्या आएगी, पहले ये बताइए अगर कोई सामान्य ईयर है तो उसमें कितनी बार 29 आता है। सामान्य ईयर है तो आपका 11 बार नहीं आएगा, क्योंकि जब लीप ईयर होता है तो लीप ईयर में 29 डेज की फरवरी होती है। जब 4 साल में आपका लीप ईयर आता है तो फरवरी हमारी 29 डेज की हो जाती है, लेकिन नॉर्मल ईयर में फरवरी में 28 दिन है। तो हमारा जो 29 और सारे मंथ्स में 29 हो गई, तो इसका मतलब है सिर्फ फरवरी को हटा दें, 11 बार आया, ठीक है। और जब लीप ईयर में देखेंगे तो कितना आएगा, 12, ठीक है। पहले ये पॉइंट लिख लीजिए, नहीं भूल जाएंगे कि नॉर्मल ईयर में 29 जो तारीख है आपकी 11 बार आएगी और लीप ईयर में 12 बार आएगी। पहले इसको लिखिए। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है 100 साल में, 100 साल में मैंने अभी आपको बताया कि ये कितने लीप ईयर आ रहे हैं, कितने नॉर्मल आ रहे हैं। तो कितने लीप ईयर मैंने आपको बताए हैं, 24 लीप ईयर बताए हैं। और लीप ईयर में अभी मैंने कितना आपको फरवरी बताया है, 12। तो अगर 24 को 12 से मल्टीप्लाई आपने कर दिया 100 सालों में, इस तरह से समझिए जैसे आपको 100 सालों में हम पूछ रहे हैं। नॉर्मल ईयर में तो आपका 29 डेट है वो आ रहा है 11, ठीक है। और लीप ईयर में 12 बार आ रही है। और 100 साल में 100 ईयर में 24 आते हैं लीप ईयर, और 76 क्या है, नॉर्मल ईयर। 24 और एक लीप ईयर में मैंने कितने बताए हैं आपको, 12, और इसमें 76 और नॉर्मल में 11। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, पता चल जाएगा टोटल कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 288। यहाँ पर 836 टोटल 11 से 24 ठीक है, 1124। हाँ, ये इसलिए आएगा कि नॉर्मल ईयर में आपसे 29 तारीख की बात हो रही है। जब नॉर्मल ईयर होता है तो उसमें फरवरी 28 दिन की हमारी होती है, तो 29 तारीख तो आई थी फरवरी में, लेकिन बाकी सारे ईयर्स में आपकी 29 डेट आ रही है। तो 11 बार ही हुआ एक साल में, वैसे तो 12 साल, लेकिन लीप ईयर में हर चौथे साल क्या होता है, हमारी फरवरी 29 डेज की हो जाती है, तो उसमें 29 डेट आ रही है। तो कितनी बार हो गया, 12 बार, सभी महीनों में आ गया। तो इस तरह से ये 11 हो गया और ये 12 हो गया। बाकी ये आपके 100 साल में जब 24 लीप ईयर हो रहे हैं तो आपका इतना हो गया, और ये नॉर्मल ईयर में इतना हो गया। यानी टोटल 29 जो तारीख आएगी 100 सालों में कितनी बार आएगी, 1124। 29 डेट की बात हो रही है, हमने फरवरी की बात नहीं की है, 29 तारीख की बात हो रही है, ठीक है। देखो वहाँ लिखा है डेट, हाँ तो इसीलिए कंफ्यूजन है। चलो इतनी छोटी सी बात कैसे मैंने समझ आ गई। अच्छा
नहीं नहीं, यहाँ पे देखो स्पेसिफिक मैंने लिखा भी है 19 तारीख की बात, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार है, अब आप लोग बताएं 400 सालों में कितनी बार है? 45 बार है। 100 साल का आंकड़ा है, 100 साल का आंकड़ा है। आपका सारा डेटा सेम रहेगा, बस ये जैसे 1034 निकला है तो पहले वाले साल में ये हो जाएगा, दूसरे में ये हो जाएगा, तीसरे में ये हो जाएगा, लेकिन जो चौथा वाला मिलेगा उसमें बस एक बढ़ जाएगा क्योंकि लीप ईयर है बस। और इसी को टोटल कर लीजिए 22 नेक्स्ट क्वेश्चन एक वीक की बात हो रही है। ये आपका कोई वीक है पर्टिकुलर, जो आपका 1 तारीख को जो दिन होगा वो जाएगा 29 और जो सेकंड को होगा वो 30 को और जो थर्ड होगा तीसरे दिन वो जाएगा 31, ठीक है। ये आपका पूरा मंथ है, जैसे पूरा मंथ में आपका किस दिन कौन सा दिन होगा ये उसका डिवाइड है कि अगर पूरे आपको जो है मंथ का समझना है, ठीक है। तो पूरे मंथ में आपका वीक 7 डेज का होता है, यानी 1 से 7 तारीख तक, मान लो 1 तारीख को हमारा मंडे था तो हम ये निकाल सकते हैं कि हमारा लास्ट वाले दिन क्या होगा, इससे कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो तो तुम लोग ऐसे भी समझ सकते
ऐसे समझ सकते हो। अगर इस तरह से समझ लो कि अगर जैसे मान लो कि एक मंथ हमारा चल रहा है, उसमें 1 तारीख को मंडे है, तो हमारा 29 उस महीने की 29 को भी मंडे होगा, और 30 तारीख को ट्यूसडे हो जाएगा, और 31 को वेडनेसडे हो जाएगा। यानी इसमें 0 प्लस करना है, इसमें +1 करना है, इसमें +2 करना है। और 28 तारीख को क्या हो जाएगा, -1, यानी मंडे अगर है तो उससे एक -1 करेंगे तो सैटरडे। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी मंथ के बारे में जान सकते हैं कि अगर पर्टिकुलर एक का दे दिया और आपको दूसरे का पूछना है तो आप पूरे मंथ का निकालने की आपको जरूरत नहीं है। आप इसके क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक क्वेश्चन लिखिए, फिर उसको शुरू करें। अक्टूबर 2021 को 6 अक्टूबर 2021 को वेडनेसडे था। 6 अक्टूबर 2021 को वेडनेसडे था, तो 6 अक्टूबर 2024 को क्या होगा? संडे निकल गया। संडे कैसे किया बताओ? देखो 6 अक्टूबर 2021 को क्या था? ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ईयर दिया हुआ है उसको माइनस करने का दिया, कितना निकल के आया? 3। ठीक है, अब ये हमारा देखिए लीप ईयर है या नहीं है। 2024 जो है वो लीप ईयर है या लीप ईयर है, क्योंकि हमने इसको डिवाइड किया, चेक कर लिया ये लीप ईयर है। ये 24 हमने डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड हो रहा था, तो हमने क्या किया, +1 कर दिया। अब पहले हमारे पास क्या था, वेडनेसडे, उस दिन पे क्या था, वेडनेसडे। अब वेडनेसडे में अगर हम 4 जोड़ दें तो कौन सा दिन निकल के आएगा? बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। ठीक है, तो ये क्या हो गया, संडे। पहले आप ईयर माइनस करेंगे, एक मेथड और है, मुझे लग रहा है तुमने उसी से किया है जो परेशान, वो भी मैं अभी बता दूँगी, जो बड़ा बड़ा फार्मूला लिख के करते हैं ना, वो भी अभी बता दूँ। लेकिन शॉर्ट में करने का सबसे बेस्ट मेथड ये है, अगर आपको 2 का दे रहा है, चुपचाप आप इसको फॉलो करिए, तुरंत आंसर आ जाता है। ईयर आपने माइनस किया, इसके बाद चेक कर लिया लीप है या नहीं है, कि जितना आपका आएगा उसमें जो है आप जिस दिन के लिए देगा उतने में ही आप ऐड कर दीजिए, उतने ही दिन आगे हो जाए। अब दूसरा क्वेश्चन करिए। 18 मार्च 2002 को मंडे था। 18 मार्च 2002 को मंडे था। 15 सितंबर 2007 तो क्या होगा? 2002
सैटरडे हुआ ना? सैटरडे? हाँ सही। क्या ले रहा है? 18 मार्च 2000। बिल्कुल इसी मेथड से करूँगी। ये आपसे पूछा जाना है। सबसे पहले ईयर आपके पास 2007 है और 2002 है, तो आपने 2007 से 2002 माइनस कर दिया। कितना आ रहा है? 5। ये 5 आ गया। अब आपको चेक करना है सेकंड स्टेप में 2007 आपका लीप ईयर है या नहीं है। जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है, लीप ईयर ये नहीं हो रहा है। तो इसके बाद आपका 5 बचा। अब मंडे था तो मंडे प्लस 5। अब मंडे में 5 ऐड करिए। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। लेकिन बीच में आ जाएगा। क्या? 2004 से लेके 2004 पड़ेगा। बीच में बाद 4 आएगा। संडे आएगा। नहीं, वही क्या है, यहाँ पे संडे आएगा। डेट भी तो मैम कम है ना, 2004 आएगा, डेट 15 आ गई, ठीक पीछे भी हो जाएगा, डेट भी तो 15। आपके कहने का मतलब ये है कि बीच में जो लीप ईयर आ रहा है उसको भी जोड़ा जाए। बात तो आपकी सही है कि जो बीच में एक लीप ईयर आ रहा है इसको या तो इस मेथड से ना करके जो दूसरा वाला मेथड है जिसमें आपका डे भी इंक्लूड हो रहा है, वीक भी इंक्लूड हो रहा है, उसको कर देते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से पूरा आंसर सही है। नहीं, ये भी मेथड दिया है, मैंने देखा ये भी मेथड दिया है और कई सारे क्वेश्चंस भी दिए थे, आंसर भी आ रहा था, तो मुझे लगा ये शॉर्ट मेथड है तो ये ज़्यादा परफेक्ट है, लेकिन हो सकता है ये सब जगह अप्लीकेबल ना हो, क्योंकि जो शॉर्ट मेथड होते हैं वो सब जगह अप्लीकेबल नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत आती है, ठीक है। तो हम लोग जो लॉन्ग वाला मेथड है एक बार उसको भी देखते हैं, ठीक, जिसमें प्रॉपर कोडिंग की हुई है, आपके शताब्दी वर्ष की भी दी है, डे की भी दी है और ईयर की सब, तो एक बार उसको देखते हैं। मैंने आप उसका कोडिंग नोट कर लीजिए कि हर महीने का कोडिंग लिखना है। ये आपके सारे मंथ का कोडिंग है। अब आपका कोड देगा,
ईयर का क्या कोड होगा, ये सारा कुछ किया हुआ है। अब इसमें आपको क्वेश्चन करना है। और इसका एक फॉर्मूला भी किस तरह से आपको करना है ये भी नोट कर लीजिए। जो जानते हैं वो ठीक है, जो नहीं जानते हैं सबसे पहले आप तारीख लिखेंगे तो आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आपको मंथ लिखना है, फिर आपको वर्ड्स लिखना है, फिर आपको लीप ईयर कितने हो रहे हैं आपके उस ईयर में उसे करना है, फिर आपको शताब्दी का कोड लिखना है, इसको 7 से डिवाइड करना है। ये है इसका प्रॉपर फॉर्मूला। चलिए अब नोट कर लिया। अब इसका बढ़ते हैं। मैंने 6 नंबर में 2080 का शताब्दी बोर्ड यहाँ पर उसके ऊपर ये 6 है, आप उसके ऊपर 2000 है, ये 2000, ये 2100, ये 4। अब आपको निकालना है 26 जनवरी 1950 तो कौन सा दिन था, ये आपको निकालना है। अब इसको आप यूज करिए और बताइए। 26 जनवरी 1950 सबसे पहले आपको 26 पहला लिखना है, डेट तारीख आपने 26 लिख ली। उसके बाद आपको मंथ आपका कौन सा है, जनवरी। जनवरी का कोडिंग कितना दिया है, 1, हमने 1 यहाँ लिखा। उसके बाद वर्ष क्या है, 1950, तो आपका जो है 1900 का कितना है, 1900 का 0 निकल आया, अब तक तो निकल आया। अब ये हो जा रहा है आपका 1900, तो 1900 का 0। अब 50 में हमको देखना है कि लीप ईयर कितने हो रहे हैं। ईयर जो है आपके ये ईयर, इसमें 50 में आपको देखना है कि लीप ईयर कितना हो रहा है। अब इसमें 50 में आप देखिए लीप ईयर 4 से डिवाइड करिए, 12 हो गया, 12 ठीक है। जो आपका पूरा आता है डिजिट वही हम लेते हैं, 12 आ गया। और ये शताब्दी मतलब वही कोड हो गया आपका, और शताब्दी मतलब कुछ नहीं है। शताब्दी मतलब ये है कि अगर आपका कोई ईयर शताब्दी आ रहा है, शताब्दी लीप ईयर हो सकता है, ये शताब्दी लीप ईयर के लिए लिखा हो, लेकिन आपका ये जो ईयर है ये इसी के लिए हो गया। अब आपने इसको प्लस कर दिया, प्लस करने में कितना आ रहा है, प्लस करने पे पहले बताओ 89 अपॉन 7। शेष पर कितना बच रहा है, शेष पर 5 आ रहा है। शेष पर कितना आ रहा है, 5। आपको डिवाइड करके देखना
करिए, आपको किसी भी डेट का निकालना है सब निकल आएगा। दो चीजें याद रखिए, और शॉर्ट चीजें जहाँ मिलेंगी जिस तरह से एप्लीकेबल हो रही है वो हम आपको बताते जाएंगे। कभी कभी क्या करते हैं ना, जैसे छोटी छोटी चीज़ों में शॉर्टकट कुछ ज़्यादा ही बता देते हैं, लेकिन वो सब जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, ये भी दिक्कत आती है। क्या समझ नहीं पा हाँ, ये किसी बुक में कोडिंग भी अलग है, किसी बुक में ये सही कह रहे हैं, किसी बुक में ये जो कोडिंग दी है ये भी 2-3 तरह की है। इस चैप्टर में बड़ा कंफ्यूजन है। ये जो आपका कैलेंडर वाला है सबने अपने तरीके से सबने सब कुछ दिया हुआ है, तो ये मुझे ज़्यादातर जगह एप्लीकेबल लगा, इसलिए मैंने आपको ये वाला बताया। ठीक है, कोडिंग भी आप सही कह रहे हैं, मैंने भी देखा 3-4 जगह अलग अलग कोड करके दिया है। एक्चुअली जितने तरह के न्यूमेरिकल्स, जितने तरह क्वेश्चन जितने जहाँ से निकलते हैं लोग उसी हिसाब से उसको टेढ़े कर देते हैं। इसीलिए हम लोग विश्वास करते हैं बेसिक पे, कि जो बेसिक हो वही परफेक्ट। ठीक है, आपका लिए एक दूसरा क्वेश्चन 4 अक्टूबर 2018 को थर्सडे था। 4 अक्टूबर 2018 को थर्सडे था। 2 फरवरी 2019 को क्या होगा? जब 2-3 महीने का फर्क हो तो आप तुरंत उसको डेज कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। जैसे आपने डेज कैलकुलेट कर लिया, जैसे ये 4-5 महीने का केस है, 4-5 महीने में आपने डेज जोड़ दिया, उसको 7 से डिवाइड करेगा, फिर हमारा जितना शेषफल आएगा, हमारा जो डे दिया रहेगा उसी में हम उतने डे जोड़ देंगे। अगर 4-5 महीने का हो तो ऐसे सबसे सही आंसर इससे क्या आता है, बताइए क्या आएगा? अक्टूबर आपकी कितने दिनों की होती है? अक्टूबर कितने दिन का होता है? 31। अब हम अक्टूबर में कितने डेज हमारे बचे हैं? जैसे अक्टूबर में कुछ दिन आपको दिए हैं, कुछ देखने हैं, तो 31 दिन का होता है, तो उसमें से 4 दिन हम माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 27 अक्टूबर। नवंबर में कितने दिन होते हैं? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 2 को पूछ रहा है, अब इसको जोड़िए कितना आ रहा है? 121। इसको जोड़ने पे 121 आ रहा है आपका। अब 121 को 7 से डिवाइड करिए, देखिए शेषफल कितना आ रहा है? शेषफल बताइए। इतना पढ़ लिए हैं आप लोग कि मतलब आप लोग को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना कठिन हो जा रहा है। क्यों कठिन हो रहा है ना? जब ज़्यादा पढ़ना नुकसान से हो जाता है। अब आपका जो डे दिया हुआ क्या दिया था? थर्सडे में +2 ऐड करिए,
ज़्यादा क्या कोडिंग के अकॉर्डिंग कोड के हिसाब से करके देख लीजिए, उससे भी आना चाहिए, उससे भी आंसर। अब अगर गलत दिया होगा जब बहुत कम दिन का होता है तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, उसमें भी कोड के चक्कर में नहीं मैम, पड़ते। अगर मैम ऐसा दिया हो और मैम मान लो थर्सडे है ही नहीं, मतलब रियल डेट तो गलत हो जाएगा। रियल से मतलब नहीं है, देखिए आप लोग इस बार तो रियल में नहीं जाएंगे, कुछ क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बहुत सी चीजें हाइपोथेटिकल भी मानी जाती है। इससे पहले आपने न्याय निगमन वाला चैप्टर किया, कई सारे चैप्टर से देख के ना, ये बिल्लियां कुर्सी हैं, ये वो किया था ना, तो ऐसा करने बिल्ली कभी कुर्सी तो बन नहीं जाती, लेकिन इमेजिनेशन पे क्वेश्चन किया। ऐसे ये है, आपको क्वेश्चन में जो डे कहेगा उसके अकॉर्डिंग ही आप सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे उस दिन तो वाला दिन था, जैसे मान लीजिए बहुत पास कर देती है तो आप सोचेंगे उस दिन तो वो था, ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा हमें उसी को सॉल्व करके आंसर, और जब हमारा 5-6 महीने के अंतराल में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ऐसे ही करेंगे, तुरंत आंसर। और जब बहुत लंबा दिया होगा, जो है 10 साल 20 साल 50 साल का, तब आप उससे करेंगे जो फॉर्मूला बताया। कैलेंडर देख के आधे लोग के कैलेंडर ही उड़ गए हैं, देख रहे हैं, बहुत परेशान हो गए हैं। क्यों परेशान हो भाई? कल तक खुश रहे थे लोग, कल घड़ी देख रहे थे तो टेंशन में नहीं थे, आज तक कैलेंडर देख के लोग परेशान हो गए हो। परेशान मत हो, क्वेश्चन धीरे धीरे समझाइए। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। ब्लॉक के 1-2 क्वेश्चन करते हैं और पुराना थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, ठीक है? तो ब्लॉक का एक लिखिए, 4:56 पर 4:56 बजे शाम से 4:56 बजे शाम से 5:32 शाम के बीच 5:32 बजे शाम के बीच 1 घंटे का कौन सा भाग है? दो टाइम आपको दे दिया, उसने पूछ रहा है कि 1 घंटे का कौन सा भाग है, ये पूछो। क्वेश्चन में आपको दिया है, दो टाइम दे दिया है, अब आपको पूछना है, आपको क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि घंटे का ये कौन सा भाग है। जैसे पर्टिकुलर आपका कोई मिनट आ गया, तो इसमें करना ये होता है जब हमारे पास 2 टाइम पीरियड आ गया तो हमने दोनों को माइनस किया, हमें पता चल गया कि इन दोनों के बीच में कितना टाइम पीरियड है। आप देखना ये कि घंटे का कौन सा पार्ट है। जैसे आपसे कह देता है ये मिनट कितने मिनट है तो आप तुरंत आंसर दे देते, लेकिन जब घंटे में दिया है तो आप घंटे में फिर उसको डिवाइड करके कर देंगे। जैसे घंटे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो आपका जो टाइम आएगा उसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा कि ये घंटे का कौन सा पार्ट है। कितना बच रहा है? 36 मिनट हो रहा है। कितना हो रहा है? सही है, हटाया सही है, सही हटाया है। अब ये 36 मिनट आपका आ गया, ठीक है? अब अगर आपसे डायरेक्ट बस ये कुछ नहीं क्वेश्चन में कहता है कि ये घंटे का कितना भाग, बस ये कह देता है ये समय का कितना भाग है, जैसे ऐसा कुछ कह देता तो आप आंसर यही दे दो 36 मिनट, आपको कुछ करने की जरूरत
नहीं थी। उसने कह दिया घंटे का भाग, 1 घंटे में आपको पता है 60 मिनट होते हैं, ये आपका दिया है मिनट में। तो आप दोनों डिजिट जो रखेंगे वो एक ही में रखेंगे, यानी ये भी मिनट में और वो भी मिनट में। तो आपने ये 60 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 3/5। अब दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, आंसर कौन कर सकता है, वो भी ऐसा ही है। 6:50 बजे से सेम यही क्वेश्चन है, तो आंसर फास्ट करना है। 6:50 बजे से 7:38 बजे के बीच समय 1 घंटे का कौन सा भाग है? 4/5 सही है, ठीक है, तुरंत आंसर आना चाहिए। और मैंने कहा कि रिपीट टेलीकास्ट, तो आपको इतने में डिफरेंस निकाल लेना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, एक दीवार खड़ी में, समझ में नहीं आया, चलो समझो, इधर देखो, समझ में नहीं आया तो देखो, ये है आपका, ये आपका क्या है, 1 घंटा है, मान लो पूरा 1 घंटा है। अब हमारा क्या है 36 मिनट, ये पूरा अगर 1 घंटा हो गया हमारा, तो अब इसमें 36 मिनट कितना हो सकता है, कुछ ना कुछ होगा, मान लो इतना कुछ होगा, शायद इतना हो, और ये पूरा 1 घंटा है। तो बस यही आपसे पूछ रहा है कि पूरे घंटे का ये कितना भाग है, यानी कितना भाग, कितना पार्ट इसका है, बस यही आपसे पूछ रहा है। तो अगर ये पूरा घंटा हो गया तो हम किससे भी पूछे, जब भी कभी पार्ट पूछा जाता है तो जिससे पूछना है उसी का डिवाइड करेंगे बस, ठीक है। जैसे आपसे पूछ ले, मान लीजिए कि 50 पैसे 1 रुपये का कितना भाग है, तो आप क्या करेंगे, 50 पैसे ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे 1 रुपये, और 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो क्या करेंगे 50 पैसे 100 पैसे कितना हो गया 1/2, आधा दिख रहा है ना, यही क्वेश्चन सेम है। 36 का टाइम दे रहा है, देखो आप सही में फट रहे हो और हम भी फट रहे हैं। देखो इधर से हासिल किया 12 में से 6 कितना गया 6, यहाँ कितना बचा 2, और नीचे कितना है 5, इधर से मिलेगा कहाँ से 12, तब कितना आएगा 36। ऐसे तो तुम समझे नहीं, चलो दूसरे मेथड से समझाते हैं। ये बचा 4:56, इसमें कितने मिनट बज रहे हैं 5 बज रहे, 4 मिनट, ठीक है, अब 5 बज गया, और इधर कितने मिनट हो रहे हैं 32 मिनट निकल के आ रहा है, कितना हो गया 36, अब देख गया 36। मैं देखती हूँ आप लोग को, जिस दिन टफ क्वेश्चन देती हूँ आप लोग आंसर निकालो, और जिस दिन ज़्यादा इजी क्वेश्चन दे दिया तब परेशान हो जाती है। अच्छा इतना इजी क्वेश्चन इसमें मैं ऐसा कोई नहीं सकता, इतनी जल्दी नहीं आते। चलो दूसरा क्वेश्चन नोट करो, एक दीवार घड़ी में, एक दिन सुबह 8 बजे, एक दिन सुबह 8 बजे समय ठीक कर दिया गया, घड़ी कुछ गड़बड़ कर रही थी, कभी कभी होता है ना, स्लो चलने लगती है, ऐसा दोबारा होता है, समय ठीक कर दिया। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट पीछे चलती है, 24 घंटे में 10 मिनट स्लो हो जाती है, पीछे चलती है। अगले दिन जब इस घड़ी में दोपहर 1 बजे हों, दोपहर 1
एक बजाओ हाँ जब 1 बजाओ 50 हो देखिए 8 बजे तक की सबमिट कम हो जाएगा 7:50 और 1 बजे तक 12:50 आ गया आपका? 12 47 48 हाँ ये आंसर करना पॉइंट में भी तो आएगा आप जाके माने तुम्हें भी मार्क्स मिल जाएंगे 50 समझे ये ज़्यादा है 48 49 चल जाएगा देखो 24 घंटे में 10 मिनट स्लो हो रही है तो 1 घंटे में 10/24 तो 5 घंटे में 8 बजे के बाद 8 से 8 10 मिनट हो गया 8 से 8 10 मिनट आपका निकल आया उसके बाद 8 बजे से 1 बजे तक कितने घंटे हो रहे हैं 5 घंटे क्या हाँ तभी तो 24 घंटे में 10 मिनट स्लो हो गई अगले दिन कहा गया तो 10 मिनट तो आपका हो गया ये जो हम इंक्लूड कर रहे हैं ठीक है क्या 29 सही है समझो पहले 8 बजे क्या दिया है सुबह ना अगले दिन पूछ रहा है ना तुम लोग कंफ्यूज सुबह 8 बजे 24 घंटे अगले दिन दोपहर हो रहा है ना अगले दिन जैसे मान लो आज सुबह की बात कर रहे हैं कल सुबह तक 24 घंटे नहीं हो जाएगा भाई रात को 12 घंटे होगा सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक 12 घंटे और अगले दिन कह रहे हैं यानी अगले दिन सुबह भी क्रॉस हो गया तो 24 घंटे हो गया ना तो 8 से 8 आपका 10 मिनट हो गया उसके बाद 8 बजे से 1 बजे तक का टाइम इधर तो हमें पता चल गया कि 10 मिनट हमारा स्लो हो गया ठीक है इसका मतलब अगर हम सिर्फ 8 बजे हमसे पूछता तो हम जो है जितना टाइम हो रहा था उसमें से 10 मिनट माइनस कर देते यही आंसर हो जाता लेकिन हमारा 8 बजे से लेकर 1 बजे तक घड़ी कितना स्लो हुई अभी हमें ये भी देखना पड़ेगा तो उस टाइम पीरियड में 5 घंटे हो रहे हैं 8 बजे से 1 बजे तक 5 घंटे और हुए तो हम ये 5 घंटे में देख लेंगे कितना स्लो हो रहा है इसको काट के देख लीजिए पता चल जाएगा कितना है 2 मिनट 8 सेकेंड ऐसा कुछ इसको डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है 50/24 आया सही तो है ही है लेकिन आप करके देखो एक बार हमें तो पता है कि सही है लेकिन आपको भाग करना आ रहा है कि नहीं ये भी तो चेक करना है ठीक है ये आ गया अब ये हमारा हो गया 8 बजे से 8 यानी 10 मिनट स्लो हो गया और जो 5 घंटे बच रहा है उसमें 2.08 मिनट कितना और स्लो हो गई 5 घंटे में यानी टोटल कितना स्लो हो रही है 12 मिनट 8 सेकेंड ठीक है ये इतना स्लो हो रही है अब हमारा क्या बता रहा था 1 बजे बता रहा था 1 बजे बता रहा था कितना था 1 बजे तो 1 बजे में से हम इसको टाइम को इतने मिनट को माइनस करें ठीक है तो कितने घंटे आ जाएगा हाँ 12 घंटे 47 बस इसको माइनस करिए आंसर मिल जाएगा ठीक है अगर हम मोटा मोटा भी कर दें 12 मिनट भी माइनस कर दें तो 48 आ रहा है ना 48 मान लो अगर सेकंड में एकदम एक्यूरेट दिया तब आप उसको भी इंक्लूड कर लेंगे सेकंड वाले पार्ट को भी ठीक है
धीरे धीरे अगर इसकी स्पीड कम होती जा रही है तो कमी तो पीछे ही तो रहेगी, आगे कैसे निकल जाएगी? आगे तब निकलेगी जब हम इसमें वर्ड लिखते उतनी देर में ये आगे निकल जाए। हमने जैसे वर्ड लिखा पीछे, अगर हम लिखते आगे तो आप क्या करते 10, तब उससे वो उतनी ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे क्या दूसरा सवाल तब देखो तो तुम्हारी बात सही है। क्वेश्चन में जब हम देखते हैं आगे लिखा रहता है तो ठीक ही समय तो बताना होता है, करेक्ट टाइम। जब इतना स्लो हो गया तो उसके बाद जो टाइम होगा वही तो बताएंगे, माइनस करने के बाद। अगर ये स्लो नहीं होता तो एक ही बच रहा होगा, फिर तो हमारी घड़ी एकदम सही पड़ती है। लेकिन अगर कोई चीज स्लो होती जा रही है डे बाई डे तो कमी तो होगी, यानी वो पीछे ही जाएगा, आगे नहीं जाएगा। आप समझे कुछ? अगर इसमें आगे लिखा होता अब ये क्लॉक और कैलेंडर दोनों से आसान, ठीक? आप चलो देखो डेज 23500 23500 23,005 रुपए को, रुपए की राशि को राम, श्याम तथा रजनीश के बीच 3:4 3:4 5:6 3:8 के अनुपात में बांटा गया है। पूरी धनराशि में प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा? प्रत्येक का सही है।
ठीक है, ये तीनों पार्ट आपके हो गए। फर्स्ट को कितना मिल रहा है, सेकंड को कितना मिल रहा है और थर्ड को कितना मिल रहा है। अब जैसे हमने थर्ड का निकाला है, थर्ड को टोटल से माइनस करके निकाल दिया। फर्स्ट और सेकंड को जो मिला हुआ है उससे या तो माइनस करके आप निकाल लीजिए या फिर आप थर्ड का यहाँ से भी निकाल सकते हैं। थर्ड का रेशियो है आपका 9, तो 9/47 मल्टीप्लाई 23500, इस तरह से करके भी आप निकाल सकते हैं। जैसे ये थर्ड का पार्ट हो गया 9 टोटल है आपका 18 + 20 + 9, इसको ऐड किया और इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं इसको। आप पढ़ाते हैं अब बेटा सामने देखो लगे कि ना निश्चल हो गया है अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कोई आपको एक पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ है, उसको हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। अब यहाँ पे रेशियो आपका बिल्कुल डेफिनेट नहीं दिया हुआ था, आपको दिया हुआ था अपॉन में। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, इस रेशियो को इस तरह से बना लेना है कि इस तरह से हम उसको जोड़ सकें। इसलिए हमने क्या किया, इसका जो नीचे था एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद फिर उतने ही नंबर का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये हमको मिल गया। फिर इस तरह से हम एक एक का पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड का कभी भी ऐसे मत निकालो करो कि निकालो बस जोड़ के तुरंत निकालो, बस उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। थर्ड को निकालना नहीं, मतलब उसको डिवाइड करके निकालने की जरूरत नहीं। ये अंडरस्टूड है कि जितना मनी इसमें डिवाइड हो गया, थर्ड को जो बचा होगा वही तो मिलेगा, तो जरूरी थोड़ा उसे कैलकुलेट करें। इसमें देखिए इस वाले ऑप्शन में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे भी आप कर सकते हैं कि जैसे पहली बात तो चारों ऑप्शन आप देखिए, जितना अमाउंट आपको टोटल दिया है, कभी कभी क्या करते हैं कि वो अमाउंट भी परफेक्ट बराबर नहीं होता। आप तीनों को जोड़ लीजिए तो आपके टोटल के बराबर आ रहा है। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होती है आंसर तो वही होगा। तो हमारे दो ऑप्शन तो ऐसे ही अलग तो हमारे अलग हो गए। भैया शांत करो, थोड़ा शांत, अभी थोड़ा आंसर क्या देगा ठीक। तो हमारे दो ऑप्शन तो ऐसे ही निकल जाएंगे। अब बचे हमारे दो ऑप्शन के लिए हमें ये सॉल्व करना है। जब हम रेशियो निकालते हैं तो रेशियो हमारा जिसका ज़्यादा होता है, बिना किए बताने के बिना किए आप आंसर कैसे देख के सोच सकते हैं। एक तो आपने एडिशन देख लिया करके जिसका एडिशन टोटल के बराबर, तो ऐसे में आपके दो ऑप्शन खत्म हो गए। और थर्ड और फोर्थ में चूज करने के लिए आपने जो एलसीएम निकाल दिया, उसके बाद जो रेशियो आपको पर्टिकुलर मिल गया, जैसे मान लीजिए पहले का रेशियो आपको 4 हो गया, 2 हो गया, 10 हो गया। अब आप इसमें देखिए पहले वाले का पार्ट ज़्यादा है, इसका फोर्थ पार्ट है, इसका सेकंड है, इसका 1 ही है। इसका मतलब है कि जो आपको ऑप्शन दिया होगा, जो पहले वाले का सबसे ज़्यादा जिसमें दिया होगा वो आपका एक्यूरेट होगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं बिना किए भी। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बस आप रीजनिंग वे से आप देख लेंगे, आपको समझ ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ आपसे पर्टिकुलर मेथड या आंसर नहीं पूछ रहा है। पर्टिकुलर मेथड तो पूछ नहीं रहा है, बस उसे करेक्ट आंसर
चलिए दूसरा क्वेश्चन नोट करिए। एक शहर की जनसंख्या जब क्वेश्चन इस तरह के कराए गए कोशिश किया करिए कौन जल्दी करेगा। ये मत सोचा करिए कि करके देंगे, वो चीज मत रखा करिए। अगर आप लोग फटाफट क्वेश्चन के आंसर दे देंगे तो हम यहाँ कराएंगे भी, फिर आंसर हो गया तो दूसरा क्वेश्चन बोल देंगे, क्यों कराएंगे। अगर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को आ गया तो इसका मतलब ये सिर्फ रिवीजन के लिए है, आपके लिए प्रैक्टिस आपकी होती है। आगे से 10 मिनट रखेंगे, इसका लास्ट का 10 मिनट 5 क्वेश्चन देंगे आपको। शहर की जनसंख्या 12 और ये 4 है। अगर पुरुषों की संख्या में 12%, महिलाओं की संख्या में 9% की वृद्धि हुई। पुरुषों की संख्या में 12%, महिलाओं की संख्या में 9% की वृद्धि हुई। यदि वर्ष के अंत में जनसंख्या आपकी 1,32,750 हो। यदि वर्ष के अंत में जनसंख्या 1,32,750 हो, पुरुषों और महिलाओं की संख्या में कितना अंतर होगा। पुरुष और महिलाओं की संख्या में कितना अंतर होगा। आया x की वैल्यू कितनी आ रही है। बता रहे हैं।
9% ना। क्या हुआ? अरे तो ये कुछ हुआ है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से। अच्छा यहाँ पे एक्शन होगा, बुरा लिखा होगा। एक्चुअली क्या करते हैं ना, हम लोग बहुत पास से करते हैं तो एक दो वर्ड यहाँ पे 109 का गुणा भी होगा, है ना। 109 का गुणा और ये 100, इससे ये काट देंगे तो 1200 गुणे 109 ये आ जाएगा। तब जाके यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? 1,22,000 बहुत x इक्वल टू आ रहा है 65। ठीक है, इसमें 62,000 आपके पुरुष हैं और महिलाएं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा हमको तो हमें सिंपल ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है। हाँ, आंसर से तो करेंगे ही आप, लेकिन एक मेथड की बात कर रहे हैं, आंसर से तो देख रहे हैं। देखिए आंसर जब भी आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जब आंसर टैली करेंगे तो दो ऑप्शन आपके तुरंत फट जाएंगे। सिर्फ दो में से आपको चूज करना होगा। उसमें भी आपने लैंग्वेज देखी, जैसे ये कह रहा है ना 12% वृद्धि हो रही है, ये हो रहा है, इसको देखने से ही पता चल जाएगा कि कौन सा डिजिट आपका बड़ा होना चाहिए, कौन सा छोटा होना चाहिए। अब रही बात मेथड की, मेथड में जब हम करते हैं कि जिसमें वृद्धि बता रहा है, जैसे यहाँ पे कह रहा था 12% की वृद्धि, जितना भी वृद्धि कहेगा या कमी कहेगा, क्योंकि परसेंटेज की बात कह रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपॉन 100 करेंगे और अगर वृद्धि कह रहा है तो 100 में 12 जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 112। तुमने पूछा था ना, अगर यही हो जाता है कि 10% की कमी हो रही है तो हमारे यहाँ क्या हो जाता क्या? हाँ, तब 100 में से 10 घटा देंगे, तब यहाँ पे हमारा 90 हो जाता। ठीक है, अगर कमी कहेगा तो जितना कमी कहेगा उतना हम माइनस कर देंगे और जब वृद्धि कहेगा तो उतना ही हम जोड़ के यहाँ पे रख देंगे, तुरंत दोबारा अलग से नहीं निकालेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पे भी वृद्धि कह रहा था, यहाँ पे भी वृद्धि कह रहा था, दोनों तरफ कह रहा था तो हमने यहाँ पे 12% वृद्धि और यहाँ 9% वृद्धि को करते हुए इतना मान लिया कि इतने हमारे पुरुष हैं और टोटल हमें बता दिया है कि इतने हमारे 1,20,000 टोटल है, इतना बता दिया हमें। तो हमारे जितने पुरुष होंगे, महिलाएं जो रिमेनिंग होंगी वही होंगी, जितने लोग बचे होंगे, तो इतने टोटल में से हमने क्या किया, माइनस कर दिया। पुरुष हमारे x है तो टोटल में से x हमने माइनस किया, यहाँ पे रख दिया, फिर इसको कैलकुलेट कर दिया बस। अब टोटल इस समय जितनी पॉपुलेशन हो गई है उसको यहाँ रखा और कैलकुलेट करके एक की वैल्यू हमें आ गई और दूसरे की वैल्यू हम इसमें से माइनस कर देंगे। 1,20,000 से हमने माइनस किया, आंसर दे दिया कि हमारे इतने पुरुष होंगे और इतनी महिला। ठीक है, इन सब में कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो जाता है लेकिन आप सही से करेंगे तो आ जाएगा।
आंसर कौन बता? पीछे वाले तो क्लास में है ही, आप ही बात कर पाए। यहाँ बैठा कौन है? अरे ये तो बहुत बड़ी मैथ था ग्रेजुएशन में मैथ था कल तक। हाँ थोड़ी दिक्कत आएगी ना जब गंभीर है। चलो 289 मीटर को 3 ऐसी लंबाई में 289 मीटर को 3 ऐसी लंबाई में विभाजित कीजिए जिनका 2 और 3 और 9 से 2, 3 और 9 से विलोम अनुपात हो। 2, 3 और 9 से विलोम अनुपात हो। 289 मीटर को 3 ऐसी लंबाई में विभाजित कीजिए कि जिनका 2, 3 और 9 से, ये तीनों अलग अलग है, 2, 3 और 9 से विलोम अनुपात। विलोम अनुपात क्या होता है? यही तो क्वेश्चन में समझने का है, यही तो इसमें नई चीज है। अनुपात तो सबको पता है, विलोम अनुपात का क्या होता है? विलोम अनुपात, विलोम मतलब होता है उल्टा। जैसे हम पढ़ते हैं ना हिंदी में सब करो सब विलोम, तो अनुलोम विलोम पढ़ते हैं तो विलोम मतलब उल्टा। यहाँ पे भी यही हो रहा है कि आपके पास ये होगा, तो आपने क्या किया इसका विलोम 1/2, 1/3 और 1/9। विलोम का मतलब ये। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले जैसा बन गया। आप करिए विलोम का मतलब ये करके आंसर बताइए। देखिए कौन बताता है सबसे पहले। और सेकंड वन जल्दी बताइए, अब तक हो जाना चाहिए। इसमें भी आपको सेम ऐसे ही करना था। 239 इसको आप सबको इस तरह से निकाल लेना। 18 आ गया। अब आपको 1/2 मल्टीप्लाई 18, 1/3 मल्टीप्लाई 18, 1/9 मल्टीप्लाई 18, 9 से 2। ठीक है, ये आपका तीनों का रेशियो पता चल गया। अब बस क्वेश्चन आपका बिल्कुल ऊपर वाले जैसा हो गया। 289 था, पहला पार्ट आपका हो जाएगा 9 अपॉन टोटल कितना हो रहा है 17। ये हो गया फर्स्ट वाले का पार्ट, और सेकंड वाले का 6 अपॉन 17 मल्टीप्लाई 289। थर्ड का 2 अपॉन 17 मल्टीप्लाई 289। ये तीनों पार्ट हो गए आपके। बस बिल्कुल पहले वाले जैसा था।